हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड बोर्ड क्लास 8 की परीक्षा, जिनकी परीक्षा कब होनी, 28 जनवरी 2025 को होने वाली है, उनके लिए बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर का आंसर को देखने वाले। यह है इस वीडियो के माध्यम से हम विज्ञान के आंसर को देखेंगे, जिनकी परीक्षा 28 जनवरी को होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड बोर्ड क्लास 8 की परीक्षा 28 जनवरी को आयोजित होने वाली है और उसमें सभी सब्जेक्ट से 50-50 नंबर के 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको एक एक घंटे का समय दिया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है, जिसमें सभी क्वेश्चन को दिखाया जाता है कि किस तरह के बोर्ड क्वेश्चन पूछेंगे, उन क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन को देखने वाले हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी प्रश्नों को एक एक कर हम लोग चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ निर्देश दिए गए। पहला चीज कहा गया है प्यारे बच्चों कि टोटल नंबर ऑफ प्रश्न, जो टोटल 50 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको एक अंक निर्धारित है। प्रत्येक में प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर अगर हो जाता है तो अंक आपका नहीं काटा जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको इस तरह से OMR सीट प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम में जो है पूरी तरह इसको कलर करना है। ठीक है, आपको ये चीजें पता होगी। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको बता दें, यहां पे पूछा गया सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहां है। तो सूक्ष्म जीव कहां रहते हैं साथियों? वायु में भी, पानी में भी, जीवित वस्तुओं पर, सभी में रहते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो थोड़ा सा हार्ड पूछा गया, मैं आपको बता दूं, लेकिन परीक्षा में आपका हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैं जो चीजें करा रहा हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अगर आप उनको करते जाते हो तो आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको एक जरा सा भी टेंशन नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है साथियों? मच्छर से कौन सा रोग फैलता है साथियों? तो वो होते हैं मलेरिया। मलेरिया किससे फैलता है साथियों? मच्छर के रोग से। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है? तो बायोडीजल के निर्माण में साथियों शैवाल सहायक है। कौन सा? शैवाल हो जाएगा आंसर तीसरा नंबर का। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो सबसे बड़ी कोशिका कौन है प्यारे बच्चों? तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटा पूछा जाए तो माइक्रोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा? माइक्रोप्लाज्मा। यहां पे बड़ा पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में छोटा पूछेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? तो कोशिका का जो गुणसूत्र होता है प्यारे बच्चों, वो कहां पे होता है? केंद्रक में होता है। 5वें नंबर का था। अगला छठा नंबर प्रश्न है कि किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव्य रूप में होती है? यानी कि द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? तो एक धातु है प्यारे बच्चों, नाम है पारा। पारा जो है कैसा पाया जाता है? तो ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक धातु है पारा जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। अधातु अगर पूछ ले प्यारे बच्चों कि एक ऐसी अधातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो उसका नाम है प्यारे बच्चों ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। याद रखिएगा, ब्रोमीन। ठीक है, अगला है, एक्सरे करने के लिए या एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो एक्सरे जब किया जाता है तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं? लेड का प्रयोग करते हैं साथियों, सीसा का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है? तो जादूगोड़ा में प्यारे बच्चों यूरेनियम की प्रचुर मात्रा है। किसकी? यूरेनियम की प्रचुर मात्रा। ये जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ये जो है पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाई जाती है। देखो, पीट कर चादर बनाना क्या कहलाता? आघात वर्धनीयता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर लंबे तार के रूप में खींचना, खींचना यानी कि तानना, तो तानना अगर पूछता है कि लंबे तार में खींचना, तो तन्यता कहलाती है। लेकिन पीट कर पतला कर रहा है तो आघात वर्धनीयता हो जाएगा आंसर सी नंबर। 10वां नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, दिया गया है, इनमें से उष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन है? सबसे कम। सबसे ज्यादा अगर पूछे तो याद रखिएगा चांदी। सबसे ज्यादा पूछे तो चांदी। सबसे ज्यादा पूछे तो चांदी। सबसे कम हो जाएगा साथियों पारा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला 11वां नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? यानी कि जिसमें करंट पास नहीं होगा। तो विद्युत का कुचालक कौन सा होता है प्यारे बच्चों? आसूत जल। कौन सा जल? आसूत जल जो है विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। अगला हमारा प्रश्न है, किसी धातु पर
इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कोई भी धातु पर अगर हम लोग परत चढ़ाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। क्या आप कहते हैं प्यारे बच्चों? विद्युत लेपन। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें आंतरिक निषेचन होता है? आंतरिक यानी कि अंदर में निषेचन होता है प्यारे बच्चों, तो मुर्गी इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता है मछली अंडे बाहर में देती है, मछली का जो बच्चा बाहर में होता है, मेढक का भी बाहर में होता है, स्टार फिश का भी बाहर में, क्योंकि मछली है। लेकिन मुर्गी का अंडा साथियों कैसा होता है? पेट में पलता है, पलने के बाद वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आंतरिक निषेचन कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, हाइड्रा में जनन की विधि है, तो हाइड्रा में प्यारे बच्चों मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। किस विधि द्वारा? मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। अगला प्रश्न बोला गया, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या हो जाता है? पृथ्वी के जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दबाव क्या होता है साथियों? वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? घटते जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला बोला है, दाब का मात्रक क्या है प्यारे बच्चों? तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर, निम्नांकित बलों में से कौन संपर्कित बल है? संपर्कित यानी कि जो कांटेक्ट करता है, दो चीजें सटने पर जो होता है, तो दो चीजें सटने पर जो बल होता है साथियों उसको घर्षण बल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी कहेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। अगला बोला है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है जो जलता नहीं है? तो इसमें देखो लकड़ी तो जलने वाला है, कोयला भी तो जलने वाला है, पेट्रोल भी तो जलने वाला है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पत्थर प्यारे बच्चों। पत्थर जो है जलने वाला नहीं है, इसलिए अदहनशील जो नहीं जलता है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है, दहन के लिए क्या जरूरी है वो पूछा गया है। तो साथियों ऑक्सीजन चाहिए, दहन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर 20वां क्वेश्चन है कि किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है? कोई भी ज्वाला होता है इसमें सबसे गर्म भाग कौन सा होता है प्यारे बच्चों? तो सबसे बाहरी भाग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता है कि ज्वाला के कितने भाग होते हैं प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित है? नर यानी कि प्यारे बच्चों नर के बारे में पूछा रहा है, तो नर के लिए एक्स वाई क्या हो जाएगा? एक्स वाई। ऑप्शन नंबर बी। मादा अगर पूछता तो एक्स एक्स हो जाता, मादा के लिए एक्स एक्स। नर यानी कि प्यारे बच्चों होता है पुरुष, नर यानी कि पुरुष यानी कि लड़का अगर पैदा होगा तो कौन सा गुणसूत्र होना चाहिए? एक्स वाई। मादा यानी कि महिला, महिला अगर पैदा होगी या फिर लड़की पैदा होगा साथियों तो एक्स एक्स गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल करेक्ट है। अगला बोला, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है साथियों? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है साथियों? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 28 का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी 28 दिन। अगला क्वेश्चन पूछा गया, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। देखो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है ना वो बिल्कुल जो है हमारे जैसा ही बनाता है, लेकिन हम लोग उसको क्या बोलेंगे? आभासी। आभासी को ही एक और नाम दिया जाता है काल्पनिक। तो ऑप्शन में आभासी दिए तो ठीक, नहीं तो काल्पनिक भी दे सकता है, तो ध्यान रखना है। और आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आभासी और काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बोला गया है वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तुओं को भी दिखा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिस्कोप। क्या कहते हैं? पेरिस्कोप। जो हम जिसको हम लोग नहीं भी देख सकते, हमारी आंख में उसका अगर जो है दृष्टि रेखा पर नहीं पड़ता तो उसको हम लोग किसकी सहायता से देख सकते हैं? पेरिस्कोप की सहायता से। अगला 26वां नंबर प्रश्न है कि आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करना है? तो आंखों में जो प्रवेश करती है प्रकाश की किरणें उनको कौन नियंत्रित करती है? आइरिस नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बोला गया 27वां नंबर, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली वो अक्टूबर से दिसंबर तक की फसलें कटाई वाली फसलें कहलाती है। तो वर्षा ऋतु में जो बोते हैं साथियों उसको कौन सा फसल कहते हैं? खरीफ फसल। कौन सा फसल? खरीफ फसल। और जो ठंडे के दिन में बोते हैं उसको कौन सा फसल कहते हैं साथियों? रबी फसल। स्वपोषी का उदाहरण, स्वपोषी कहते हैं जो अपना भोजन खुद तैयार करता है, तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? अमरूद का पेड़ या अमरूद का पौधा, आम का पौधा, किसी भी चीज का पौधा क्या हो जाएगा? स्वपोषी का उदाहरण। अगला क्वेश्चन दिया गया 29 नंबर, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की क्या होती है? तो हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की क्या होती है प्यारे बच्चों? कटाई की जाती है। क्या की जाती है? कटाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता? तो उनका कारण है प्यारे बच्चों धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं। धूल धुएं भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है 31वां नंबर, सबसे दूर का ग्रह पूछा गया प्यारे बच्चों। सबसे दूर का ग्रह कौन सा हो जाएगा? नेपच्यून हो जाएगा। सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून। और सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो सबसे नजदीक का होता है ग्रह बुध। कौन सा? सबसे बुध। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाएगा बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह पूछा जाएगा बुध। समझ गए? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जल ग्रह पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। सब क्वेश्चन हम करा दिए, नहीं देखे हो आप लोग तो देख लेना, ठीक है। जल ग्रह कहते हैं किसको? तो पृथ्वी को। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? खगोलीय पिंड की जो दूरी मापते हैं वो किस में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 33वां नंबर, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? कौन से घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? तो एस्थेटिक घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण क्या होता है साथियों? कम होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तरल तरल यानी कि हवा और जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल क्या किया जाता है? कम किया जाता है। आपको पता होगा कि हवाई जहाज को इस तरह से बनाया जाता है, नाव को भी कुछ इस तरह से बनाया जाता है, जिससे क्या होता है? एक तरह का आकार दिया जाता है जिनसे क्या हो, हवाएं इससे कट के जाए। पानी में अगर मान के चलो जहाज चलता है तो पानी ये रोक ना पाए, इसलिए इस तरह से बनाया जाता है। तो घर्षण को क्या करता है प्यारे बच्चों? कम किया जाता है उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है 34वां के बाद 35, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? तो कौन सी? नौकाकार, नाव के आकार का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा 36वां नंबर प्रश्न, प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले पूर्ण संश्लेषित रेशा हम लोग किसको कहेंगे साथियों? नायलॉन को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37वां नंबर, निम्न में से किस धागे को मजबूती सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक किस धागे की मजबूती होती है? तो नायलॉन का। किसका? नायलॉन का। और जो पैरासूट होता है ना प्यारे बच्चों, पैरासूट में इसी का प्रयोग किया जाता है। पैरासूट में जो पैरासूट में इसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, नायलॉन का। अगला क्वेश्चन है, दमकल कर्मचारी जो आग के कर्मचारी जो आग बुझाने का काम करते हैं, उनकी कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो याद रखिएगा मेलामाइन की परत चढ़ी होती है, जिनके कारण उसमें आग नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो प्रबलता है वो किस पर निर्भर करेगी? आयाम पर निर्भर करती है, ठीक है। और ध्वनि की प्रबलता को किसमें मापते हैं प्यारे बच्चों? डेसिबल में। किसमें मापते हैं? डेसिबल में, ठीक है। तो ध्वनि की प्रबलता किस पे निर्भर करती है? तो आयाम पर। बोला गया है ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें कंपनों को क्या करना होगा? कंपनों के आयाम को भी क्या करना होगा? घटाना होगा। अगर कम आयाम ज्यादा होगा तो ध्वनि ज्यादा प्रबल होगी, आयाम कम होगा तो ध्वनि कम प्रबल होगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है 44वां नंबर सवाल, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति कितनी होती है? तो याद रखिएगा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को हम लोग बोलते हैं पराश्रव्य। पराश्रव्य बहुत ज्यादा लाउड जिसको बोल सकते हैं, तो 20,000 से ज्यादा को हम लोग बोलते हैं साथियों पराश्रव्य, 20,000 से ज्यादा। और अगर पूछे श्रव्य ध्वनि जो मनुष्य सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। मनुष्य सुनने लायक कौन सा है? 20 HZ से 20,000 HZ तक सुनने, जिसको श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। श्रव्य। अवश्रव्य जिसको नहीं सुना जाता है वो 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से अगर नीचे हो जाए तो मनुष्य सुन नहीं सकता, अवश्रव्य। पराश्रव्य बहुत ज्यादा अगर हो जाए, बहुत ज्यादा, तो इसको पराश्रव्य बोलेंगे। क्लियर है? चलो, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पूछा गया था कौन सा, तो यहाँ पे पराश्रव्य। पराश्रव्य कौन सा हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से ऊपर। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाना किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है? तो 7 या उससे अधिक तीव्रता वाले को क्या माना जाता है? विनाशकारी भूकंप माना जाता है। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने की है? तो याद रखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ क्या होती है? ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ रेशम के रगड़ी गई कांच की छड़ को क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला पूछा गया 45वां नंबर, वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापन की समस्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है। तो किसके कारण प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन के कारण। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। अगला है साथियों, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या। तो पृथ्वी पर कितने प्लेट पाए जाते हैं? 6 प्लेट साथियों, जिनसे अगर हिलने पर क्या आता है? भूकंप आता है। ऑप्शन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल में लगे
पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण है अम्ल वर्षा, ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर प्रश्न की ओर बढ़े। बोला गया द्वितीयक प्रदूषक है साथियों, द्वितीय प्रदूषक कौन सा हो जाएगा? सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं दिया रहता तो आपको लगा देना सल्फर डाइऑक्साइड SO2, समझ गए, सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन अगर दे रखा है तो आपको लगाना सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको सल्फर डाइऑक्साइड लगवाया था, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। तो सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल हो जाएंगे द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। प्राथमिक प्रदूषक कौन हो जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछा गया है, कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने का कारण है। कुछ प्रजाति गायब हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, उनका कारण क्या है? तो उनके आवासों का विनाश कर दिया जा रहा है, उनके घरों का विनाश कर दिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात। पेड़ लगाने से तो दिक्कत नहीं है, वन का संरक्षण करने से भी नहीं है, और क्या है? शिकार किया जा रहा है, तो जिनके कारण कोई भी जीव जंतु क्या हो रहा है? खत्म हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 किसमें दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़े तो पूछा गया है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विटुमिन। विटुमिन को जो है हम लोग किसमें लाते हैं? सड़क निर्माण के लिए लाते हैं। प्यारे बच्चों, ये था झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जैक बोर्ड 2025 परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र साइंस यानी कि विज्ञान सब्जेक्ट का, जिसका हमने कंप्लीट एक एक करके क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा। उम्मीद है आपको पूरी तरह चीजें समझ में आई होगी। साथियों, अगर आपके कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, इसको लाइक करते हुए दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी सब्जेक्ट की वीडियोस आपको लगातार मिलते रहे और आप अपनी तैयारी को जो है बेहतरीन कर सके। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।